मैं पूर्व सैनिक हौलदार हंसराज ठारा डोगरा 2024 लोकसभा चुनावों का आजाद उम्मीदवार। मेरा मिशन निर्विरोध या 100% वोट जीतकर दूसरे उम्मीदवारों की जमानत जमा करवाना। सुनो इलाका निवासियों, देशवासियों, मैं पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपना एपिसोड दे चुका हूं। मुझे कुछ बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे और कुछ अच्छे होनहार नागरिकों के से बात आई कि नेताजी को खलनायक की पदवी नहीं देनी चाहिए थी। मैंने सभी को समझाया कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में बैसाखी 1919 को खलनायक की कार्रवाई करके हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म ढाया था, सैकड़ों नागरिकों को मौत के घाट उतारा था, तो लोहे का जवाब हीरे से देने के लिए ही मैं अपने नेताजी को खलनायक की पदवी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के लिए, उन शहीदों के लिए जो जलियांवाले बाग में शहीद हुए, उनके लिए वो हीरो नायक थे, हिंदुस्तान के वो नायक थे, आजाद हिंद फौज के वो नायक थे। लेकिन अंग्रेजों के लिए पूरी आजाद हिंद फौज खलनायक के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाखलनायक के रूप में बदला लेने की भावना में उतरे थे। आज मैं अपने देशवासियों को, इलाका निवासियों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, लोहे को लकड़ी से नहीं काटा जा सकता। इसलिए अंग्रेजों से बदला लेने के लिए, अंग्रेजों की समाधियां गाड़ने के लिए, अंग्रेजों सैनिकों की समाधियां गाड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महाखलनायक का रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था, महाखलनायक का रोल। नेताजी ने अंग्रेजों के बरखिलाफ, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के बरखिलाफ अपनी खलनायक सेना तैयार की और जो जलियांवाले बाग का जो हत्याकांड था उसका बदला लेने के लिए नेताजी ने हीरो का रूप धारण किया, यानी हीरे का रूप। उन्होंने लोहे को भी कहा से आगे निकल गया और हीरा जो किसी की भी धातु को काटने से नहीं छोड़ता है, उसका रूप धारण करके अंग्रेजी सेना को समाधियों में समाया। एक हीरे के आगे एक लोहे की कोई वैल्यू नहीं है। अंग्रेज अगर लोहा थे तो सुभाष ने हीरे का इस्तेमाल करके, यानी महाखलनायक का रूप धारण करके अंग्रेजी सेना, हथियारबंद सेना को जो है उसने जो है समाधियां गाड़ी। इसलिए ध्यान से सुन लो मेरे देशवासियों, सुभाष चंद्र नेताजी बोस हिंदुस्तान के तो हीरो थे, हिंदुस्तान के तो नायक थे, पूरी आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान की तो नायक थी। लेकिन यह आजाद हिंद फौज अंग्रेजी फौज के लिए खलनायक और महाखलनायक के रूप में जो है प्रकट होकर मिली। जिस प्रकार से काल के आगे जब महाकाल खड़ा हो जाता है तो काल की भी मृत्यु हो जाती है और जीत महाकाल की होती है। हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू धर्म में सब कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब राक्षसों को बर्बाद करने के दिव्य शक्ति का प्रमाण किया तो वो महाकाली का रूप था। अगर एक राक्षस का खून बूंद नीचे गिरती थी तो 100 राक्षस तैयार होता था। महादुर्गा, महाज्वाला राक्षसों से हार रही थी तो देवताओं ने जो दिव्य शक्ति महाकाली का प्रारूप जब तैयार किया तो वो एक खून की बूंद भी नीचे नहीं गिरने देती थी और सभी राक्षसों का खून पी जाती थी। तो महाकाली का प्रारूप ही नेताजी जी को लेना पड़ा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। महाकाली का कंट्रोल करने के लिए महाशिव ने को भी उन्हें धोखा देना पड़ा और उनकी महाशक्ति को अपने शरीर में समाना पड़ा, तब महाकाली पर कंट्रोल हुआ, वरना देवताओं का विनाश था। तो मेरा ये एपिसोड को ऐसे मत समझिए ये महाकाली के रूप में है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के लिए महाकाली के रूप में आए। वो दुर्गा के रूप में नहीं थे, वो ज्वाला माता के रूप में भी नहीं थे, वो वैष्णु के माता के रूप में भी नहीं थे। उनका रूप महाखलनायिका, वो महाकाली का रूप था उनका। तो आज मैं अपने देशवासियों को साफ साफ बता देना चाहता हूं, इस बात को अपने मन से निकाल दें कि नेताजी के लिए खलनायिका महाकाली महाखलनायक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेताजी बाबू सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के नायक थे, वो नायकों के हीरो थे। लेकिन अंग्रेजों के लिए जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जिन सैनिकों के बाप ने जलियांवाला के बाग में गोलियां चलाई थी, उनके बच्चों को जो है उन्होंने जमींदोज किया। अंग्रेजी जिन सैनिकों ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी नेताओं के ऊपर, उन सैनिकों के बच्चों को, उन अंग्रेजी सैनिकों के बच्चों को जो है सुभाष ने जमींदोज किया है बदला लेने के लिए। तो मेरी ये साफ बात अच्छी तरह से समझ लें और इस बात को दिल से निकाल दें सभी देशवासी, सभी नागरिक, कि ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। तो मैं अभी अपना आगे का एपिसोड लेने से पहले एक काउंटी के तौर पर चलता हूं। आज कल हमारे काउंटी मैन जो कि बहुत बीमार हैं दिल्ली में, मैं 4-5 दिन से सुन रहा हूं कि वो बहुत बीमार है, उनका ब्रेन ब्लॉकेज चल रही है। तो भगवान उनको जो है स्वस्थ करे और दोबारा काउंटी जो है उनकी चले। उनकी काउंटी में एक बार सुनी थी, कुछ हंसने की बात आ जाती है तो एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ हंसने की बात भी करना जरूरी समझता हूं मैं। एक बार वो काउंटी कर रहे थे टेलीविजन में, तो उन्होंने बोला, मेरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि आप मेरे पर काउंटी करो। मैंने बोला, सर आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर मैं आप पर काउंटी करूंगा तो पूरी CBI ID और पूरी जो आपकी फोर्स मेरे पीछे पड़ जाएगी और मेरा जीना हराम कर देगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बोला कि ये जो है CBI और EDI होती है, ये भ्रष्टाचारियों के लिए होती है, काउंटी करने वाले के लिए नहीं। काउंटी करने वाला तो दुनिया को हंसाता है और दिल खुश करता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक काउंटी करता हूँ। काउंटी क्या करता हूँ, मैं सच्ची बात बताता हूँ, सच्ची बात, काउंटी नहीं है। बोला सच्ची बात है। सच्ची बात क्या है? बोला जो अंग्रेजों के टाइम में और कांग्रेस के टाइम में जो आलू का स्वाद हुआ करता था, जितना टेस्टी आलू हुआ करता था, आपके जमाने में वो आलू का टेस्ट नहीं रहा, आलू का स्वाद कम हो गया। आलू को जो है वो जो है उसको प्रोटीन नहीं रही उसमें, और उसको जो खाद पूरी नहीं मिल रही आलू को। बोला क्यों नहीं खाद पूरी मिल रही है? नरेंद्र मोदी जी ने बोला क्यों नहीं खाद पूरी मिल रही है? बोला देखो आपने दुनिया भर के शौचालय बना दिए और शौचालय बनने से आलू की खाद ही बर्बाद होगी, आलू को खाद की कमी पड़ गई, इसलिए ये योजना बंद कर देनी चाहिए, शौचालय बंद करनी चाहिए, आलू जो टेस्टी हो जाए कांग्रेस के टाइम की तरह। कांग्रेस के टाइम में बहुत आलू स्वाद था। तो नरेंद्र मोदी जी हंसने लगे, बोला देखो आलू के लिए अभी मैं अपनी जो है स्वच्छ योजना, महात्मा गांधी जी की स्वच्छ योजना को बंद कर दूं। लेकिन नहीं, आप ऐसे करो। बोला मेरे को बोला कि आप किसी क्यारी चुन लो हिंदुस्तान में, उसमें आप अपने लिए वो विटामिन वाला आलू पैदा खुद ही करते रहना और आपको मैं छूट देता हूं। लेकिन मेरा जो है ये स्वच्छ भारत मिशन, यानी हर घर शौचालय और हर पंचायत में शौचालय, इसको अभी चलने दो, बाद में सोचेंगे आलू के बारे में, पूरे आलू के बारे में। तो ये तो काउंटी मैन की बात है। अच्छा चुटकुला था उनका, अच्छा चुटकुला था, होना चाहिए चुटकुला, कुछ हंसने की बात होनी चाहिए। अभी मेरी काउंटी आ रही है सुबह, हर एपिसोड से पहले मेरी काउंटी आती है। देखो कभी कोई हुआ निर्विरोध बन जाए सांसद, पंच नहीं बनता निर्विरोध, सांसद कहां से निर्विरोध बन जाएगा भाई? 100% वोट लेने वाला ये कहां से आ गया? है ना काउंटी, है ना हंसने वाली बात? सभी हंसते हैं, सभी मेरे फर्स्ट लाइन को सुनकर सभी हंसते हैं। बहुत अच्छी बात है, हंसना जरूरी है, काउंटी जरूरी है। सांसद बने या ना बने वो बाद की बात है, कोई जरूरी नहीं है सांसद बनना बोलना। सांसद का क्या, ये तो चला है काम ऐसे ही। लेकिन सिंचाई हकीकत को बयान करना मैं जानता हूं। ऐसे मत समझना जो मैं अपने अद्भुत कार्य सेना के दे रहा हूं। जैसे हौलदार प्यारचंद को गोली लगी, 2 जवानों को मैं शहीद होने से बचा लिया। मैंने जो है वो
अपना जो है चक्रव्यूह, शेरे खां चक्रव्यूह में जिंदा आतंकवादी को पकड़ा, या मैंने कोई दूसरा काम किया शूटिंग का, टैंक शूटिंग, एलएमजी शूटिंग, तो वो शूटिंगें जो 100% अंकों के बाद साथ मैंने हासिल की, वो ओलंपिक के गोल्ड मेडल थे। मैं 10 साल जेसीओ क्वालिफाइड रहा हूं, मेरे के लिए छोड़ देना, मेरे से बात मत पूछना कि आप जेसीओ क्यों नहीं बने, सूबेदार क्यों नहीं बने, हवलदार क्यों रहे। अगर पूछना होगा तो मेरे 18 डोरा के 10,000 सैनिकों ने मेरे साथ काम किया हुआ है, और उनको पूछना ये 10 साल जेसीओ क्वालिफाइड बनकर जेसीओ क्यों नहीं बना। बहुत अच्छी बात थी, मैंने जेसीओ नहीं बना। अगर मैं जेसीओ बन जाता था, पोस्ट कमांडर बनकर बैंकर के अंदर सोया रहता और मेरे को आतंकवादियों को मारने का मौका नहीं मिलता। आज मैं आपके सामने एपिसोड भी नहीं दे पाता, नहीं दे पाता, कोई चांस नहीं था कि मैं अपने देश के सामने इस प्रकार के एपिसोड दे सकूं। अगर मैं सूबेदार बन जाता तो मैं पोस्ट कमांडर मारे जरूरत पीछे बैंकर में सोता, ना कि आतंकवादियों के ऊपर गोलियां चलाता। सुनिए आज का मेरा एपिसोड। मेरा एपिसोड आज का वो एपिसोड है जो किसी सैनिक ने आज तक किया, ना आगे कोई करेगा, ना किसी से हुआ, नहीं हुआ है ऐसा एपिसोड किसी से। इस एपिसोड का पूरा श्रेय मेरे को जाता है। बहुत सारे एपिसोड सैनिक कार्रवाइयों के, चाहे शेरे खां ऑपरेशन, उसमें जो सभी जवानों को जाता था एपिसोड। अभी मैंने जो 8 अगस्त 1991 में हमारी 18 डोरा ने आतंकवादियों के कैंप पर हमला किया, मेरा कंपनी कमांडर शहीद हो गए संदीप संकला, एक जवान शहीद हो गया सिपाही सुरेंद्र, उनको शोक चक्रा भीख चक्रा मिला। पूरा श्रेय जो लगभग पूरी बटालियन को जाता है, पूरी 18 डोरा को जाता है। लेकिन आज का मेरा जो एपिसोड है, इसका पूरा श्रेय मेरे को जाता है। यह काम सिर्फ मेरे द्वारा हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ है, और कोई इसमें किसी का रोल नहीं है। तो मैं अपना एपिसोड शुरू करने से पहले आपको समझा देता हूं अभी कि ये मेरा एपिसोड ने जन्म नहीं लेना था अगर आज की तकनीकी साइंस ना होती। ये रडार सिस्टम, इसकी फोटोग्राफी, हल्की सुबह की फर्स्ट लाइट, हल्की फर्स्ट लाइट में ये दूर तक की फोटोग्राफी करने की काबिलियत रखता है। इसमें ऐसे ऐसे नाइट विजन दूरबीनें लगी हुई हैं। अंधेरी रात में तो ये भी नाकाम हो जाता है, लेकिन हल्की रोशनी, हल्की चांद की रोशनी, हल्की सितारों की रोशनी, या हल्की सुबह की लाइट, इसमें ये दूर तक फोटोग्राफी करने की काबिलियत रखता है ये रडार, जो आजकल हर एलओसी के ऊपर लगभग 20-20 किलोमीटर के बीच में लगा हुआ है। तो ये रडार मिशन हमारे पीबी रजौरी सेक्टर में लगा हुआ था जब मेरी बटालियन 18 डोरा रजौरी सेक्टर में तैनात थी। 1997 फरवरी 1997 की बात है कि सुबह 7 बजे ब्रिगेड से बीएम साहब का फोन आया। तो फोन किसने अटेंड किया? एक हवलदार जवाहरलाल, जो कि सिपाही रंग से ही एमटी पटून में नौकरी करता था, ट्रांसपोर्ट चलाता था। वो हवलदार बनने पर मेरी पोस्ट पर उसको भेज दिया। तो पोस्ट कमांडर ने बोला आपने सारी सर्विस गाड़ी चलाई है तो जरूरी है कि आप फोन ड्यूटी करो, फोन ड्यूटी और लंगर ड्यूटी का काम संभालो। तो उस हवलदार जवाहरलाल को फोन ड्यूटी का काम जो पोस्ट कमांडर ने दिया, यूं ही उसने हवलदार जवाहरलाल ने फोन उठाया तो उसने क्या सुना? उसने बोला बीएम साहब बोल रहा हूं ब्रिगेड से, रात को जो आपने आतंकवादियों को मारा है तो उसकी आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? कितना मिशन फायर किया था आपने आतंकवादियों को मारने के लिए, उसकी तो रिपोर्ट आपने भेज दी है। तो कौन सा जवान है जिसने आतंकवादियों पर फायर किया है? तो हवलदार जवाहरलाल ने बताया कि हवलदार हंसराज आगे लिसनिंग पोस्ट पर से, अभी वो ओपी पोस्ट पर बन गए हैं उधर ड्यूटी पर, और मैं उनको बुलाता हूं और उनसे बात आप कर लो कब कैसे फायर हुआ है, कैसे आतंकवादी नजर आए हैं और किस तरह से आतंकवादियों को मार गिराया है। मुझे आवाज लगाई गई, मुझे समझाया गया, बताया गया इस प्रकार से बीएम साहब का फोन आ रहा है और इस प्रकार से बात करो आकर। जब मैंने बीएम साहब से फोन पकड़ा तो मैंने उनसे बातचीत शुरू की। तो बीएम साहब ने मेरे को बताया आपने फायर किया था। मैंने हाँ साहब, मैंने लाइट मशीन गन का फायर, सुबह 5 लाइट है मेरे संतरी को नजर आई, मेरे को उसने उठाया सुबह 4 बजे एलपी पोस्ट पर, और वह हवलदार जी कुछ लाइटें नजर आ रही हैं 450 गज की दूरी पर, 450 गज की दूरी पर कुछ लाइटें नजर आ रही हैं हल्की हल्की। मैंने अपनी एलएमजी को लिया, जो ही एलएमजी जिसको मैंने चुचूड़ में -30 डिग्री में जो 100% अंक हासिल किए थे जनरल महांती, वो ही एलएमजी मेरा तो उसका साइड प्रोटेक्टिव फाइनर से सफेद किया था, उसकी 4 साइड की नोक सफेद की थी, उसका ऑपरेशन पीछे से सफेद किया था। मेरे को निशाना लेने में कोई
दिक्कत नहीं थी अंधेरी रात में भी। मैंने अपना पूरा हुनर उसके ऊपर लगा रखा था, एक सैनिक हुनर। मैंने निशाना तय किया और उसके ऊपर 200 राउंड फायर किया, उन लाइटों के ऊपर 200 राउंड, सुबह 4 बजे 200 राउंड फायर किया। वो लाइटें बंद हो गई, मैं टक टक 4:30 पौने 5 बजे तक फायर करता रहा। अभी क्या था, चीखने चलाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन मैंने बोला ये तो आती रहती हैं। ये 11 बजे जब इस इलाके में मैं फायर करता था, पहले कभी कभी मैं 2 बजे फायर करता था, कभी मैं 1:30 बजे फायर करता था। एक महीने में 20 से 25 दिन में ये ऐसी हरकत तो वहां हुआ करती थी। 97 फरवरी की बात है, लगभग 2 साल बटालियन को वहां लगे हुए हो गए थे। तो ऐसा हुआ कि बीएम साहब ने मुझे बोला, तो मैं पूरी बात बीएम साहब को समझा दी। मैंने बोला सुबह 4 बजे इस प्रकार से मैंने कार्रवाई किया, और क्या बात है, बोला ऐसे ऐसे जो है रिडार फोटोग्राफी में जो है 3 आतंकवादी मारे गए, 2 आतंकवादी घायल हुए हैं, और आपने कोई सूचना नहीं दी। मैंने बोला मैंने क्या सूचना देनी है साहब, जब आतंकवादी 1 बजे मारे जाते थे आज से पहले इसी प्रकार से, तब तो रिडार रिपोर्ट कोई नहीं देता था। आज कैसे रिडार रिपोर्ट आ गई? जब आतंकवादी 4 बजे मारे गए तो कैसे रिडार रिपोर्ट आ गई? जब आतंकवादी 1 बजे मारे जाते थे तब क्यों नहीं रिडार रिपोर्ट आती थी? तो मैंने ऐसे कौन सी रिडार, अब 200 गज आगे पाकिस्तान के एरिए में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो उनकी मैंने क्या रिपोर्ट देनी है कि मैंने मार दिए पक्का ही? अब रिडार रिपोर्ट में अगर फोटो आ गए, उनसे पकड़े गए, 2 आतंकवादियों को उठाकर ले जा रहे हैं, हमने भी देखा उठाकर ले जाते हुए, लेकिन हमने ये समझा ये गांव के रात को चोरी चोरी आकर लकड़ियां ले जा रहे हैं इधर से, ऊपरली पत्थर से खड़तेलियां, खटबराना नाम के 2 पिंड थे जलालाबाद और उधर मुजफ्फराबाद के बगल में। तो वहां से सिविलियन लोग भी कभी कभी जो है लकड़ी चोरी करने के लिए आ जाते थे, रात रात और ले जाते थे। तो हमने बोला पता नहीं लकड़ी चोरी कर रहे हैं, चोरी करने वाले हैं, तो हम कैसे रिपोर्ट दे दें आतंकवादियों की? इसलिए हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी कि हमने आतंकवादी मारे हैं। और आतंकवादी अगर मारे भी हैं तो वो 200 गज पाकिस्तान के इलाके में मरे होंगे। तब जाकर जो बीएम साहब मुझे बोलने लगे, मैंने बोला साहब ये बात है कि पहले क्यों नहीं मेरा ये आया फोटो? मेरे को तो ये शंका हो रही है कि क्यों नहीं आया। जब मैंने पिछली बार 2 बजे आतंकवादियों को मारा, उसके पहले मैंने 1 बजे इस तरीके से फायर किया हुआ। आतंकवादी तो उस टाइम भी मारे गए हैं। ये तो 2 साल से ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। तो जाकर बीएम साहब ने मुझे समझाया कि जब अंधेरी रात होती है और लंबा समय होता है, जिस प्रकार से आपने 1 बजे अगर आतंकवादियों को मारा, तो उस टाइम अंधेरी रात में नाइट विजनों की, रिडार की नाइट विजनों की देखने की शक्ति कम हो जाती है, और सुबह 5 बजे तक तो 4 बजे तक तो आतंकवादी पहुंच जाते हुए जलालाबाद बालाकोट। तो उसके उनके फोटो कैसे आने हैं? उनके नहीं आ सकते हैं फोटो। रात को 1 बजे जब आप आतंकवादियों को मारेंगे तो वो आतंकवादी उठाकर ले जाएंगे उनको, और वो रातों रात जो है सुबह 4 बजे तक तो बालाकोट पहुंच जाएंगे, मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे। तो उनका नहीं हम बोल सकते हैं। लेकिन आज जो आपने कार्रवाई की है ये बहुत अच्छी है। कमांडर साहब ने मुझे बोला कि जवानों की पीठ थपथपाओ, उनको जो उन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया है उन जवानों की पीठ थपथपाओ। तो शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसी तरह से काम करो आगे भी। मैंने बोला ठीक है साहब। अभी मैंने बोला आपके सीओ साहब और कंपनी कमांडर साहब से भी बात होगी, उनको भी बता दूंगा। मैंने बोला अच्छा साहब बता दो उनको भी, तो इस तरह से आगे के लिए इस तरह से ड्यूटी करते रहो। मैंने बोला ठीक है साहब, हम पहले भी कर रहे हैं, आगे इस तरह से करेंगे। इस तरह से बातचीत मेरी खत्म हुई। और शाम को जब कंपनी कमांडर साहब मेजर रोयाला साहब को पता लगा, उसी टाइम तो उसने जो है 10 बजे मेरे को फोन कर दिया, बोला हंसराज आज सूबेदार हरिचंद जो छुट्टी जा रहे हैं पोस्ट कमांडर, और तू ही इधर पोस्ट कमांडर होगा और आतंकवादियों को तू ही मारेगा। अभी तेरे लिए जो मैं हौलदार भेज रहा हूँ स्पेशल, हौलदार शमशेर, उसको पूरा काम सिखा देना, और पोस्ट कमांडर की ड्यूटी भी संभालो और आतंकवादियों को मारने की ड्यूटी भी संभालो। अभी मेरे पोस्ट कमांडर ने छुट्टी काटनी है, सूबेदार हरिचंद है। मैंने अच्छा साहब, सूबेदार तो नहीं मना, कि पोस्ट कमांडर तो बन गया ना। मैंने बोला क्या माँ, मेरे को 18 10 साल हो गए, सूबेदार क्वालिफाइड बैठाया हुआ है और वो तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन पोस्ट कमांडर बना दिया। वो हंसने लगे ओजला साहब, वो भी बाहर से आर्मी हेडक्वार्टर से ड्यूटी आए थे। चलो ठीक है, बोला बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बोला आप अपनी ड्यूटी करो और सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, अगर मैं और कबूतर मारने वाली राइफल, वो कबूतर मारने वाली राइफल जिसका गोल्ड मेडल ओलंपिक में किसने लिया था? अभिनय बिंद्रा ने।
अभी धर्मेंद्र ने पहला गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक का, कबूतर मारने वाली राइफल का, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिया था। वो किसका? खरगोश मारने वाले राइफल, खरगोश मारने वाली राइफल का ओलंपिक का गोल्ड मेडल लिया था उन्होंने। और किसने लिया? हमारी डोगरा के विजय कुमार ने ले लिया, वो पिस्टल का 25 मीटर पर 30 मीटर पर बंदे को घायल करने वाले पिस्टल का। मेरे पास जो टैंक शूटर 2000 गज के ऊपर टारगेट के बुल में गोला, मेरी LMG 500 गज के ऊपर जिंदा इंसान को जलाने वाली थी। मेरे को मैंने कौन सा मेडल लेना? मेरे ने तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का हिंदुस्तान का नुकसान होने से बचा दिया, मिलिटेंटों को उधर ही खत्म करके पाकिस्तान में ही। और उस टाइम में जो एयर स्ट्राइक करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। सारे मिलिटेंट जो तो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, कौन सी स्थानों में एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़ी है? जलालाबाद बालाकोट मेरे सामने थे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं कुश्ती, जिस प्रकार से मेरे को कर्नल असीम शर्मा साहब ने बोला था कि आप कुश्ती करो लेकिन ब्रिगेड में करो, नहीं मैं हार जाओ, जाके आ जाओ वापस। अगर मैं कुश्ती का ही अच्छा प्रैक्टिस करता रहता और देसी घी खा खा कर पट मारता रहता और कुश्ती में मैं ओलंपिक में सुशील की तरह मेडल जीत लेता, तो क्या होता? मेरे को हिंदुस्तान सरकार, मेरे को जो है सेना 20 साल से पहले सूबेदार मेजर और उन्हीं कैप्टन बनाकर जो है घर बैठा देती। फिर मेरे एपिसोड कैसे बनते? मेरा कोई एपिसोड नहीं बन सकता था, बिल्कुल नहीं मैं बोल सकता था अपने देश के सामने, बिल्कुल नहीं। मैं तभी बोल रहा हूं। और मेरा बड़ा महत्वपूर्ण काम जो है, मेरी 24 साल और 20 साल और 24 साल की सर्विस के बीच में जो है सबसे महत्वपूर्ण मैंने योगदान सुरक्षा के मामले में, देश की रक्षा के मामले में, तंकवादियों को मार गिराने के मामले में मैंने 3 साल में लगभग 15,000 राउंड CTN लाइट मशीन गन का जो है तंकवादियों के ऊपर फायर किया हुआ है। सन 1995 अप्रैल और सन 1998 फरवरी, लगभग 3 साल यही कार्रवाई मैंने उस पोस्ट पर की। मुझे ओजला साहब ने, कंपनी कमांडर ओजला साहब ने साफ बता दिया था कि आप जब भी छुट्टी जाएंगे 1 दिन पहले मुझे बताएंगे, आपको कागज छुट्टी के कागज पोस्ट पे मिलेंगे, और जब छुट्टी काट कराएंगे तो बटालियन हेडक्वार्टर से फोन करेंगे, मेरी स्पेशल गाड़ी आपको पोस्ट पर छोड़ेगी। आप 1 मिनट के लिए भी छुट्टी के अलावा पोस्ट से अब्सेंट नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात थी उनकी, मैं भी यही चाहता था, ताकि मेरे को ऐसे काम में ना बांटा जाए जो कि मेरे लिए जो है इतना खास जरूरी नहीं है। मुझे कर्नल AP साहब, जिन्होंने मेरे को एकदम से जेसी कोटे पास कर दिया और लगे बोलना, मेरे को उधर बटालियन हेडक्वार्टर अपने दफ्तर बुला लिया कर्नल है AP साहब ने, बुला के बोला ऐसे हंसराज जाओ सेंटर में और अपनी ACR को ठीक कराओ और आप सूबेदार बन जाओ। अरे इधर क्या करना है? वो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं सूबेदार बनने की। बोला फिर ऐसे करो, उन्ना की NCC है आपके घर, उन्ना के बगल में, आप मजे से घर में रहो। मैं बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं पैसा करता तो आज मैं एपिसोड कैसे देता? मेरे फोर्स पर फोन BM साहब का कैसे मैं फोन सुनता? मैं नहीं सुनता। मैं उस टाइम कर्नल AP साहब की बात मान लेता तो आज मेरा बात, मैं खुले दिल से बात अपने देश के सामने कभी नहीं बता सकता। मैंने तो NCC में बैठ जाना था तेरे घर में, और तंकवादियों ने जो उधर हंगामा मचा देना था जम्मू क्षेत्र में, ना ऐसा नहीं हो सकता था। मेरा दिल नहीं मानता था, मेरे जवान घायल हो जाते, मेरे 2 जवान घायल हो जाते, अगर मैं नहीं होता मर जाते, शहीद हो जाते। हौलदार प्यारचंद को गोली लगी, उसकी अपनी गलती, लेकिन अच्छा हुआ मेरा एपिसोड बन गया। मेरे साथ हौलदार प्यारचंद ने जल्दबाजी की, झगड़ा किया और पोस्ट कमांडर को रिपोर्ट दे दी, और फिर गुस्से में आकर मोर्चे पर चढ़ गया और गोली से ऐसे गिरा जैसे पेड़ से आम गिरता है। तो ये हकीकत है, इसको कहीं मन गढ़ंत बात मत समझना मेरे देशवासियों। मैं बोल रहा हूं ये जो मेरे हकीकत भरे एपिसोड है सेना के अद्भुत कार्यों के, इनको कहीं मन गढ़ंत मत समझ लेना। आपको मैं हिंदुस्तान के सभी सैनिकों को, सभी नागरिकों को यह बताना चाहता हूं कि जो सैनिक
जो फौजी थारा डोगरा का सन 81 से 2000 तक मेरे साथ सेवा में रहा है, 5 साल ही रहा है, 85 तक ही रहा है, 95 से 90 तक ही रहा है, और 96 में रूट आया है। वो ऐसा कोई सैनिक का आपके आगे लग रहा है। यहां तो मेरे 3 सैनिक है मेरी पाटन के, एक बनियाली में है, एक इधर मीरपुर में है, बाबू वर्मा है मीरपुर में। बाबू वर्मा वो एपी साहब के टाइम में जो है हड़कल के थे, उन्होंने साहब बताया हंसराज को जो एनसीसी भेज देते हैं। बहुत लड़कों, बहुत हवलदार इधर मेरे पास आकर जैक लगा रहे हैं कि मुझे एनसीसी उन्होंने के भेजो, मुझे एनसीसी के भेजो। तो हवलदार हंसराज जब जेसीओ नहीं बन रहा है, इतने सालों से जेसीओ क्वालिफाइड है, सुविधा क्वालिफाइड, सभी टेस्ट इसके दौड़ के फिजिकल रस्सा सब पास है, लेकिन ये इसको जो है एसीआर की वजह से नहीं बन रहा, तो इसको जो उधर भेज देते हैं ऊना में एनसीसी। मैंने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ऐसा करता तो मैं आज एपिसोड नहीं दे पाता, मैं उन तख्तवादियों को नहीं मार पाता, बीएम के साहब का फोन मेरी पोस्ट पर नहीं आता, मेरे 2 जवान शहीद होने से नहीं बच जाते, घायल होने से नहीं बच जाते। और आगे आगे क्या है? आगे मैं भारत के सैनिकों, हिंदुस्तान के सैनिकों, हिंदुस्तान के नागरिकों, मैं आपको बात बताता हूं, मेरी बात सुनिए। मेरा होम एड्रेस हवलदार हंसराज थारा डोगरा, गांव चलाली, डाखाना बडेड़ा, ब्रैक्ट कांगू। मेरा डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, तहसील दाम, 177040। मुझे आप अगर आशीर्वाद देना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा पेपर बाय पोस्ट मुझे भेजें, जिसमें आपका फोटो स्टेट फोटो भी लगा दें आप, और अपना होम एड्रेस दें। मैं आपको जरूर आपका जो है अभिवादन करूंगा और आपका नाम बताऊंगा, आपका होम एड्रेस बताऊंगा। लेकिन ये काम जो है दूसरे जिले वाले करें, ये 3 जिलों को छोड़कर मेरे ऊना, बिलासपुर और मीरपुर अभी तक रहने दें। अगर मेरे पास सैकड़ों के हिसाब से आ जाते हैं तो मैं सभी को कैसे बता पाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे को कुछ ऐसे भी छोटे छोटे लेटर आए, 10 रुपये खर्चा तो आ जाएगा टिकट लगाने का, लेकिन सिर्फ मुझे आपका होम एड्रेस चाहिए और छोटा सा फोटो स्टेट कॉपी छोटी सी फोटो में फोटो स्टेट करके भेज दो, होम एड्रेस लिख के भेज दो। मेरे को खुशी होगी कि मेरे साथ ये आदमी बहुत अच्छा तरह से जुड़ा हुआ है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन मैंने जो है ये जो है अपना जोड़ दिया इसके साथ, चुनाव के साथ। ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन मेरे एपिसोडों को मनगढ़ंत मत समझ बैठना कि मनगढ़ंत हैं ये। इनको जो पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आप थारा डोगरा के किसी जवान को पूछिए जो 2081 से लेकर 2000 तक जो सेवा में रहा है, थारा डोगरा में बीच में रहा है, उसको पूछिए कि हवलदार हंसराज के क्या काम है। ये जो एपिसोड दे रहे हैं कि ड्रामा है, ये ड्रामा खेल रहा है या इसमें कोई असलियत है, तो आपको अच्छी तरह से असलियत मिल जाएगी। आपको जो कोई रक्षा मंत्रालय जाने की जरूरत नहीं है असलियत जानने के लिए। रक्षा मंत्रालय से लेना हमने असलियत की जानकारी या उससे लेनी है भारत सरकार से या आर्मी हेडक्वार्टर से। आर्मी हेडक्वार्टर में जाने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों हजारों डोगरा, थारा डोगरा के जवान जिन्होंने मेरे साथ काम किया है वो आपके साथ मौजूद है। आज थारा डोगरा के ऐसे जवान हैं बीच में, अगर उनका पिताजी भी इस इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है और मैं खड़ा हो रहा हूं तो बोलेंगे पिताजी आप रहने दो, हम तो वोट हंसराज को डालेंगे। मुझे पता है मेरी आत्मा गवाही देती है जिस प्रकार से उस टाइम मेरी आत्मा गवाही दे गई थी। अभी मैं 2 जवानों को चढ़ने देता हूं तो गोली से नीचे गिरेंगे, मेरी आत्मा गवाही दे गई थी। मैंने इसीलिए हौला प्यार चंद का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। यह आत्मज्ञान कभी कभार किसी को आता है, हर आदमी को नहीं आता है। अभी सुनिए मेरा अगला एपिसोड मेरा सिपाही अरुण कुमार से संबंधित है। सिपाही अरुण कुमार कौन थे? सिपाही अरुण कुमार कर्नल अश्विनी शर्मा साहब के भाई के लड़के थे। कर्नल अश्विनी शर्मा साहब 84, 85, 86, 87 मंडी के रहने वाले। जब मैं जो है एंटी टैंक शूटिंग और कुश्तियों के गेम में जीता करता था और टीम से वापस आ जाता था, तो मेरे बटालियन के सीओ थे पठानकोट में। अरुण को गोली लगी
और उनको गोली लग गई मेरी पोस्ट के मेरे बगल में। कैसे गोली लगी? बहुत ही वो गोली जो है एक बहुत ही ऐसे तरीके से लगी जिसके लिए हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं, मान ही नहीं सकते हैं। इस तरीके से भी जवान को कभी गोली बैंकर के अंदर लग सकती है। तो ये एपिसोड में आगे दूंगा। उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैं आपको छोटा सा अपना बता देता हूं कि जब अरुण कुमार को टांग में पट्ट में मोटे पट्ट में गोली लगी और घायल हुआ, रजौरिया मच गया, ठीक होकर आ गया हौलदार प्यारचंद की तरह। तो मैंने जो है उस गोली का जो है ये ऐसा विचार किया, सोच की कि क्यों ना शीश फायर कर दिए जाए, क्यों ना पाकिस्तान की पोस्ट को ऐसी दिव्य शक्ति भेजी जाए, पाकिस्तानी पोस्ट को ऐसी दिव्य शक्ति भेजी जाए कि पाकिस्तानी पोस्ट फायर होते हुए भी शीश फायर घोषित कर दे। और मैं इस काम को करने में भी कामयाब हुआ और 1 साल के तक फायर होते हुए भी मेरी पाकिस्तान की पोस्ट मेरे ऊपर शीश फायर घोषित करके पार करती थी और मैं भी उसी रूप में उनको जवाब देता था। वो मेरा कौन सा जो है ये एक हुनर था, कौन सी जो है मेरी सोच थी जिसके जरिए पाकिस्तान पोस्ट के जवानों की सोच भी बदली हो गई। आतंकवादियों के साथ कार्रवाई में मैंने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया, कोई भी दिव्य शक्ति मैंने उनको नहीं भेजी कि आतंकवादियों के ऊपर भी मैं ये लागू करता हूं। आतंकवादियों के ऊपर मेरी कार्रवाई उसी प्रकार से रही और उसका मैंने उनको भी संदेश दिया और उसका उन्होंने मुझे सही जवाब दिया। तो ये एपिसोड जो पाकिस्तानी पोस्ट से मेरा समझौता हुआ एक दिव्य ज्ञान से, दिव्य ज्योति से, वो मैं उनको बताने नहीं गया कि आप इस प्रकार से करो, मैं इस प्रकार से करता हूं, नहीं ये बताने। मैंने अपनी ही पोस्ट से इस प्रकार का दिव्य ज्ञान पाकिस्तान की तरफ पोस्ट की तरफ छोड़ा कि पाकिस्तानी पोस्ट के विचार बदली हो गए। ये विचार मेरे को जो है इसलिए बदली करने पड़े क्योंकि अरुण सिपाही को जो गोली लगी जो कि कर्नल के भाई का लड़का था, तो मैंने बोला यह गोली तो कभी भी किसी भी जवान को मेरी छाती में भी लग सकती है। मैं भी बगल में बैठा हुआ था, इस तरीके की गोली मेरी छाती में भी लग सकती है, किसी की जवान छाती में लग, क्यों ना सीज फायर जार कर दिया जाए, सीज फायर का समझौता कर लिया जाए, फायर के होते हुए भी सीज फायर। आप सुनकर चंबे में पड़ जाके बोल क्या रहा है, पूरी हिंदुस्तान आर्मी मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री सब चंबे में पड़ जाएगी, ये हौलदार बोल क्या रहा है, मुझे पता है, बात ही ऐसी है। तो ऐसे है कि अभी जो है मैं अगला एपिसोड दूंगा, ये बहुत रोचक एपिसोड है, हंसने की कोई खास बात नहीं है इसमें, लेकिन मेरा जो पहली लाइन है 100% वोट जीत कर जो है दूसरे उम्मीदवारों की जमानत को जमा कराना, वो तो एक चुटकुला है। और निर्विरोध बढ़ भाई, निर्विरोध तो हिंदुस्तान में आजकल पंच नहीं बन पाता है, सरपंच और खड़पंच तो किसी ना देखे, सरपंच का बनना भी मुश्किल है। मुझे सभी लोग बोल रहे हैं, सभी अपने गांव बोला पंच का वो, पहले तो पंच बनकर तो बताओ, पहले पंच का लक्ष्य जीत कर को तो बताओ, वो चल पड़ा संसद बनने। हाँ, हंसी की बात है, हंसो, हंसना जरूरी है, बहुत सी बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगले एपिसोड के लिए जरूर सुनने के लिए तैयार रहना। और मैं बहुत ही दिलचस्पी से, बहुत ही रोचक ढंग से अगले एपिसोड को भी सुनाऊंगा। और आप ये सोच लेना देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरे भारत के सैनिकों, कहीं ऐसा मत समझना कि ये जो हंसराज मन घड़त कहानियां बना रहा है, कभी जनरलों की बात कर रहा है, कभी ब्रिगेड कमांडरों की बात कर रहा है, कभी बीएम की बात कर रहा है, कभी बात करने का तो कभी किसी को मौका ही नहीं मिलता, जनरल से नहीं मिलता, सिपाही को नहीं मिलता। सिपाही कहां करेगा जनरल से बात, सिपाही को कहां आएंगे बीएम साहब के फोन, नहीं आएंगे, नहीं आते, मुश्किल है। लेकिन जब कोई ऐसा काम अद्भुत इंसान कर देता है तो शायद आ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, हो भी सकती है बात है। तो मैं आपके साथ यही कहूंगा कि जरूर आप मेरे होम एड्रेस पर पूर्व सैनिक हौलदार हंसराज, 18 डुगरा, गांव चलैली, दहाना कांगू, अवलिक बठेड़ा, तहसील दौन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, 177040, हिमाचल प्रदेश। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।